वन फाइनल टर्म प्रिपरेशन है ये, और सब्जेक्टिव के हवाले से होगी ये वीडियो। और ये फाइल जो है सत्यनवेद ने क्रिएट किया है, और आपको पता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी फाइल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज मारिया मोंटेसरी नाउन फॉर। इसकी रीज़न ये है कि इन्होंने डेवलप करवाए मोंटेसरी मेथड एजुकेशन के अंदर, विच एम्फसाइजेस सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज एंड फोस्टरिंग द इंडिपेंडेंस इन द चिल्ड्रन। मतलब बच्चों को खुद मुख्तार बनाना, मतलब कि बच्चों को इस तरीके से इस काबिल बनाना कि वो तमाम एक्टिविटीज़ खुद परफॉर्म कर सके, प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सके, उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू उनकी मतलब माइंड की ग्रोथ करवाना, और कम्प्लीटली उनके अंदर मतलब कि क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करवाना। व्हाट वाज द कार्ल जैस्पर्स आइडिया अबाउट द यूनिवर्सिटीज। उनका जो आइडिया था ना, उनका मेन फोकस था डिवेलपिंग द फ्री थिंकर्स। ये भी थोड़ा इससे रिलेट करता है, बट ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर था। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मतलब प्रोमोटिंग द क्रिटिकल इंक्वायरी एंड इंकरेजिंग द सर्च फॉर द ट्रूथ rather than simply training for the jobs। मतलब सिर्फ जॉब्स के लिए ट्रेन नहीं करना था, बल्कि उनके अंदर प्रमोट करना था क्रिटिकल इंक्वायरी को भी, और इनकरेज करना था सर्च फॉर द ट्रूथ के लिए भी। और ये जो वर्ड्स मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, इनको आप साथ साथ अपने माइंड में एब्जॉर्ब करते जाए। आपको पेपर में तो यही वाले वर्ड्स ही लिखने पड़ेंगे, ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने जितना भी सेल्फ मतलब आप उससे बना के लिखें, लेकिन कुछ ना कुछ ऑथेंटिक वर्ड्स आप ज़रूर याद कर लिया करें। गार्डनर्स थ्योरी एंड अनस्कूलिंग क्या होती है। जो कंप्लीट नेम इनका था ना, वो हॉवर्ड गार्डनर्स था। उनकी थ्योरी के मुताबिक मल्टीपल इंटेलिजेंस सजेस्ट दैट पीपल हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। जो इंटेलिजेंस की टाइप्स है उसमें लिंग्विस्टिक है, लॉजिकल है और म्यूजिकल है। जबकि जो अनस्कूलिंग है ना, वो प्रमोट करती है लर्निंग बेस्ड ऑन द चाइल्ड्स इंटरेस्ट, विच अलाइन विद द गार्डनर्स एम्फसाइजेस ऑन द इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द फैंटेसी, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। यहाँ पे भी वैसे ठीक दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में दिखाती हूँ, आपको समझ लग जाएगी। देखिए, जो इमेजिनेशन होती है ना, इसकी सिंपल डेफिनेशन ये होती है, द एबिलिटी टू थिंक ऑफ थिंग्स नॉट द प्रेजेंट और रियल। एग्जाम्पल से समझिए, देखिए, थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग इन द स्काई, मतलब इस बारे में सोचना कि आसमान में उड़ रहे हैं, ठीक है, ये इमेजिनेशन होगा। एग्जाम्पल आपने जरूर पेपर में भी मेंशन करनी है। फाइल में जो आंसर्स है ना, वो जस्ट आपको हिंट देने के लिए कि ये इसका आंसर बनता है। आपने इतना शॉर्ट सा नहीं लिखना, चाहे 2 नंबर का हो चाहे 5 नंबर का क्वेश्चन हो, तो आपने इतना शॉर्ट नहीं लिखना। वैसे जितना पूछे तो उतना ही लिखना पड़ता है। अच्छा, क्रिएटिविटी जो चीज़ होती है ना, यूजिंग द इमेजिनेशन। अब जो इमेजिनेशन था फर्स्ट में, उसी को यूज़ करते हुए मेक द समथिंग न्यू और यूजफुल, जैसे कि राइटिंग अ स्टोरी अबाउट द फ्लाइंग अ कार, ठीक है। और फैंटेसी क्या होता है, इमेजिनेशन that includes the magical or unreal elements जो कि एग्जिस्ट नहीं करते। अ वर्ल्ड विद द ड्रैगन्स एंड टाकिंग द ट्रीज, इस तरह से उसकी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन है, होम स्कूलिंग लॉज इन पाकिस्तान। ये एग्जिस्ट ही नहीं करते होम स्कूलिंग जो है ना लॉज पाकिस्तान के अंदर, नॉट रियली रेगुलेटेड इन पाकिस्तान। देयर इज नो फॉर्मल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर और लॉज टू गाइड मॉनिटर द होम स्कूलिंग प्रैक्टिसेस। फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा, ये हम डेमोक्रेसी पढ़ते हैं, लेकिन इसकी सही प्रोनाउंसिएशन डेमोक्रेसी होता है। अब आप जो भी मर्जी पढ़ लें। मेजर फॉर्म्स ऑफ द डेमोक्रेसी इंक्लूड्स द डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड पार्टिसिपेटरी। तीनों नाम याद कर लें, एक डायरेक्ट है, एक रिप्रेजेंटेटिव है, और थर्ड वन भी है पार्टिसिपेटरी। 3 नाम है और 3 टाइप्स है, ये भी याद रखना। टाइप्स ऑफ द लर्नर्स एंड स्कॉलेस्टिक लर्नर। अच्छा, जो स्कॉलिस्टिक लर्नर्स होते हैं ना, आर प्राइमरली फोकस ऑन एकेडमिक अचीवमेंट्स एंड फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, और जो ऑफन एक्सीलेंट इन द ट्रेडिशनल स्कूल सेटिंग्स। अब टाइप्स ऑफ लर्नर्स जो है ना, वो इन्होंने नहीं बताई। अब इस क्वेश्चन को हम खुद देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देखिए, जो लर्नर्स की टाइप्स है ना, विजुअल लर्नर्स होते हैं, ऑडिटरी होते हैं, विजुअल्स जो मतलब देखकर सीखते हैं, ऑडिटरी जो सुनकर सीखते हैं, रीडिंग राइटिंग लर्नर्स भी होते हैं, काइनेस्टिक लर्नर्स मतलब लर्न बाय द डूइंग एंड मूविंग हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। सोशल लर्नर्स भी कितनी सारी टाइप्स आ रही है। सॉलिटरी लर्नर्स भी होते हैं, बेस्ट अलोन एंड इंडिपेंडेंटली जो अकेले मतलब कि सीखते हैं। और स्कॉलेस्टिक जो होते हैं वो मतलब एकेडमिक चीज़ों से, स्कूल लाइफ जैसे स्कूल में सिखाते हैं, सिलेबस होता है, बस उसी से ही वो सीख रहे होते हैं, खुद उनकी कोई लर्निंग नहीं होती। फॉलो द स्कूल रूल्स एंड गुड इन एग्जाम्स,
ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स हैं, आप थोड़ी सी नाम इसके याद कर लें और सबका इंडिविजुअली आपको पता हो। ये तरीके से इनकी एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं, चाहे तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें अभी और बाद में इसको इजी वर्डिंग है पढ़ लेना। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन ऑफ द पेरेंट्स फॉर द होम स्कूलिंग। तो with specific qualifications for the homeschooling present are not widely regulated. It is generally recommended that the parents have बस recommend करते हैं कि उनके अंदर basic teaching skills होने चाहिए and understanding of the child development, मतलब बच्चों की ग्रोथ में या उनकी डेवलपमेंट के लिए बेसिक चीज़ें क्या हैं बस उनको पता होना चाहिए पेरेंट्स को, एंड विलिंगनेस टू द इंगेज इन द कंटिन्यूअस लर्निंग, ये बस चीज़ें हैं इसमें। अब है स्कॉलस्टिक लर्नर्स, अभी जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि ये फोकस करते हैं ट्रेडिशनल और स्ट्रक्चर लर्निंग के ऊपर एंड एकेडमिक अचीवमेंट्स के ऊपर, एम्फसाइजिंग स्टडी, रीडिंग एंड टेस्टिंग वगैरह, और स्कूल इसकी बेस्ट एग्जाम्पल होगी। अब फिर से माया मोंटेसरी की इंपॉर्टेंस पूछ रहे हैं इन टीचर ट्रेनिंग के अंदर। ये देखिए इसकी इंपॉर्टेंस के अंदर आता है ऑब्जर्विंग एंड गाइडिंग एंड फैसिलिटेटिंग द चिल्ड्रन लर्निंग्स रेदर देन द डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, मतलब उनको हेल्प करना, बच्चों की हेल्प करनी है, बस डायरेक्ट उनको इंस्ट्रक्शन नहीं देनी, उनकी बस हेल्प करनी है ताकि वो खुद अपने हाथों से बच्चे कुछ काम करने के काबिल हो जाए। ब्लूम्स व्यूज ऑन द डेमोक्रेटिक एजुकेशन। ब्लूम्स का यकीन था, मतलब बिलीव था कि दैट डेमोक्रेटिक एजुकेशन शुड बी फोस्टर द क्रिटिकल थिंकिंग। जो डेमोक्रेटिक एजुकेशन होती है ना, डेमोक्रेसी मतलब जिसके अंदर जमहूरियत होती है, बच्चों को उनका पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब उनका परसेप्शन उनको देने की मतलब इजाज़त होती है, तो उनके उससे जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है ना फोस्टर हो जाती है, इंडिविजुअली ऑटोनॉमी आती है एंड सेल्फ डायरेक्शन इन द लर्निंग होती है, एम्पावरिंग द स्टूडेंट्स टू बिकम द इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स। ठीक है, ये इसके बेनिफिट्स हैं। What is the miniature school? Miniature school के जैसे मिनी वैसे लफ्ज़ होता है स्मॉलेस्ट के लिए। Miniature school is a smaller, often experimental and educational environment that replicates the structure of the traditional school, but is more compact and alternative format में होता है। Difference between the initiative, ट्रेडिशनल एंड एक्सपर्ट लर्नर्स, इनमें हमें डिफरेंस बताना है। जो फर्स्ट वन है ना, इनिशिएटिव लर्नर्स रिलाई ऑन द गट फीलिंग्स, मतलब जो उनका दिल कहता है उसी के मुताबिक चलते हैं। जो ट्रेडिशनल लर्नर्स होते हैं फॉलो द एस्टैब्लिश्ड मेथड्स, जो पहले से रूल सेटअप हो चुके हैं उसी को फॉलो करते हैं। जो एक्सपर्ट लर्नर्स होते हैं यूज द एडवांस स्किल्स एंड नॉलेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। समझ आ गई? तीनों का आपने बस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, बाकी एक्सप्लेन आप खुद करेंगे। क्रिटिसिज्म ऑफ द क्लासिकल एजुकेशन, मतलब क्लासिकल एजुकेशन के मतलब ड्रॉबैक्स के भी कह सकते हैं, क्रिटिसिज्म भी कह सकते हैं और डीमेरिट भी कह सकते हैं। क्लासिकल जो एजुकेशन होती है ना हैज़ बीन क्रिटिसाइज फॉर बीइंग, ये टू रिजिड होती है, मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती या इसमें मतलब कोई चेंज नहीं कर सकते, एक दफ़ा सिलेबस सेट कर दिया या मतलब जो भी एकेडमिक चीज़ें होती हैं उसी के मुताबिक हमें चलना होता है। फोकसिंग टू मच ऑन द रूट मेमोराइजेशन बोलते हैं, सिंपल वर्ड्स में रटा सिस्टम को बोलते हैं, मतलब एक ही चीज़ याद करवा दी उसको बार बार दोहराना और फिर उसी के बारे में टेस्ट ले लेना लास्ट में, उसको बोलते हैं रूट मेमोराइजेशन। एंड नॉट अकोमोडेटिंग द डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स, और जो बाकी मतलब चेंजिंग आ रहे हैं टेक्नोलॉजीज के अंदर या मतलब न्यू चीज़ें अडॉप्ट नहीं करते, वो एक ही सर्कल के अंदर घूम रहे होते हैं। वो क्लासिकल एजुकेशन का ये क्रिटिसिज्म है या उसका ड्रॉबैक है या डीमेरिट है या फिर डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। सेंसरी मोटर डेवलपमेंट स्टेज ऑफ द पेजे, तो पेजे थ्योरी का हमने सेंसरी मोटर डेवलपमेंट स्टेज बताना है। इसके अंदर चिल्ड्रन डेवलप द ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, अंडरस्टैंडिंग कॉज एंड इफेक्ट, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटीज, इमिटेशन एंड अर्ली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो ये आपने एग्जैक्टली ये वाली चीज़ें याद रखनी है और सिंपल वर्ड्स में आप लिख सकते हैं ऑल्टरनेट वर्ड्स के अंदर। डिफाइन द एक्सचेंज बेसिकली बोलते हैं ट्रांसफ़र को, कोई चीज़ ट्रांसफ़र करना, जैसे कि आइडियाज़, नॉलेज, रिसोर्सेज बिटवीन द इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, लोगों या ग्रुप्स के दरमियान जो एक्सचेंज करते हैं। डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग इन द होम स्कूलिंग के हवाले से हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल का बताना है। जो फॉर्मल होती है ना बेसिकली वो रिजिड होती है और स्ट्रक्चर्ड होती है, जो इनफॉर्मल होती है ना वो फ्लेक्सिबल होती है, मतलब उसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं। सिंपल जैसे फॉर्मल हमारी ड्रेसिंग होती है, जैसे ऑफिस के हवाले से प्रोफेशनल होती है, और इनफॉर्मल जैसे कैजुअल हम घर में, मतलब हमारे अंदर वो मतलब कि एक मतलब की चॉइस होती है ना हमारे पास ऑल्टरनेट करने की। Formal learning involves a structured curriculum-based education, while the informal learning is more flexible, often based on the everyday activities. जो informal education है ना schools के अंदर उसमें सारी activities वगैरह भी करवा लेते हैं, जो formal है उसके अंदर just academic चीज़ें होती हैं। अच्छा, principle of pragmatism,
इसका प्रिंसिपल क्या है? एजुकेशन के अंदर ये जो प्रिंसिपल है ना, वो सजेस्ट करता है लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। सिंपल है ये। व्हाट शुड द क्वालिफिकेशन इन द होम स्कूलिंग बी? होम स्कूलिंग के अंदर मतलब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट होनी चाहिए, टीचिंग स्किल्स होने चाहिए एंड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट्स दैट आर टीचिंग। सिंपल। Principle of Jaspers. Carl Jaspers emphasized that education should promote the free thought, intellectual curiosity, and self-reflection. ये भी repeat तकरीबन हो रहा है. Define the learning by the progressivism. अच्छा, हमने learning को define करना है कि उसमें progressivism कैसे आएगा. Focus on the student-centered learning, where the education is shaped by the needs, interest, and experience of the students rather than the fixed curriculum. और नेक्स्ट है कि डिफाइन द लिबरल एजुकेशन बाय द ब्लूम्स। अब ब्लूम्स के मुताबिक हमने लिबरल एजुकेशन को एम्फसाइज करना है, डेवलपिंग द क्रिटिकल थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल स्किल्स एंड ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन नॉलेज रेदर देन द वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग के अलावा जो है ना, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल स्किल्स के ऊपर, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन नॉलेज। 6 प्रिंसिपल्स ऑफ द प्रोग्रेसिविज्म की जो 6 प्रिंसिपल्स हैं, एक है लर्निंग थ्रू द एक्सपीरियंस, स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग, इंटीग्रेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, क्रिटिकल थिंकिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। ये 6 पॉइंट्स हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। डिफाइन द होम स्कूलिंग। होम स्कूलिंग होती क्या है? इज अ प्रैक्टिस ऑफ एजुकेटिंग चिल्ड्रन एट अ होम रेदर देन इन द ट्रेडिशनल स्कूल। ठीक है, घर में ही बच्चों की एजुकेट करना स्कूल की बजाय, often driven by the parents' preference for the personalized education. What is deep democracy? Deep democracy emphasizes the importance of inclusive decision making, where all the voices are heard and valued. मतलब सबका जो ओपिनियन है ना, उसको सुना भी जाता है और उसको अहमियत भी दी जाती है। इसको बोलते हैं डीप डेमोक्रेसी। मैथमेटिकल लर्नर्स क्या होते हैं? excelled in the logical reasoning, problem solving and working with the numbers, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल लर्नर्स। स्किल लर्नर क्या होता है? मतलब कि कोई हुनर सीखना। स्किल लर्नर फोकसेस ऑन द एक्वायरिंग द प्रैक्टिकल एबिलिटीज एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस इन द वेरियस एरियाज। नेचर ऑफ द नॉलेज इन द जैस्पर, तो जो इसको बोलते हैं, जैस्पर्स बिलीव दैट नॉलेज इज नॉट जस्ट अ फैक्चुअल बट अ डीपली फिलोसफिकल, एक्सटेंशियल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव। ठीक है। और क्रिटिसिज्म ऑफ द बैकली, इसका जो क्रिटिसिज्म था, टू फोकस्ड ऑन द ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड मेथड्स नॉट सफिशिएंटली अडॉप्टेबल टू द मॉडर्न एजुकेशनल नीड्स। ठीक है। और ये मतलब जो एजुकेशन के अंदर जो चेंज आ रहा था उसको अडॉप्ट नहीं कर रहा था, बस ट्रेडिशनल वैल्यूज के ऊपर ही और मेथड्स के ऊपर फोकस कर रहा था। ये इसका ड्रॉबैक था। ये हमने पढ़ा है, फिर से लिखते हैं। ब्लूम के ऊपर क्या क्रिटिसाइज किया गया? has been too linear, focusing on too much on the cognitive development and neglecting the emotional and social aspect of learning. ज़्यादातर इसका जो ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब माइंड से रिलेटेड जो थॉट्स और जो मतलब कि क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्विंग के जो स्किल्स होते हैं उसके ऊपर फोकस था। ये निगलेक्ट कर रहा था, इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग को निगलेक्ट कर रहा था, इग्नोर कर रहा था। इस वजह से ये इसका ड्रॉबैक था, या इसके ऊपर ये क्रिटिसिज्म आया ब्लूम के ऊपर। ट्रेडिशनल एंड एक्सपर्ट लर्नर्स, 5 रीजन ऑन द नेचर ऑफ द नॉलेज हमने बतानी है। जो ट्रेडिशनल लर्नर्स होते हैं ना, रिलाई ऑन एस्टैब्लिश्ड मेथड्स, जो पहले से ट्रेडिशनल जो लर्नर्स होते हैं ना, वो जो पहले से मेथड इस्टेब्लिश हो चुके होते हैं उसके ऊपर रिलाई करते हैं। जो एक्सपर्ट होते हैं, ये वैसे हमने पहले भी पढ़ा है स्टार्टिंग में, जो मैंने जीपीटी से बताया था आपको कॉन्सेप्ट। जो एक्सपर्ट होते हैं वो एडवांस नॉलेज के ऊपर रिलाई करते हैं। जो नेचर ऑफ द नॉलेज होता है फॉर ट्रेडिशनल लर्नर्स इज ऑफन स्ट्रक्चर्ड एंड फिक्स्ड, while for the expert learners it is adaptable, complex and problem solving based. Sandpaper used by the Montessori. Montessori sandpaper is used in the sensory activities to help the children learn through the touch and visual recognition. Exchange learning क्या होता है ये भी हमने पढ़ा। Mathematical learners ये भी पढ़ लिया हमने। रैशनल मेथड इन योर ओन वर्ड्स, रैशनल मेथड को हमने अपने अल्फाज में बताना है। रैशनल मेथड जो होता है ना, इन्वॉल्व्स द लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स यूजिंग द एविडेंस एंड स्ट्रक्चरल अप्रोचेस।
लॉ ऑफ होम स्कूलिंग इन पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करते, लैक बताया हुआ है, कमी है इस चीज़ की, फॉर्मल लीगल रेगुलेशन नहीं है, ऑल्दो इट इज़ इनफॉर्मली प्रैक्टिस बाय द मैनी फैमिलीज विद नो फॉर्मल लॉज एंड गाइडिंग इट। मेयोटिक एजुकेशन क्या होती है? Based on the Socratic methods, involves the asking, the guiding the questions to help the learners discover the knowledge in their own, fostering their critical thinking. नेक्स्ट वन है क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल एजुकेशन। ये हमने पढ़ा था कि ये बहुत रिजिड होती है और बस रूट लर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं, डाटा सिस्टम के ऊपर, और इसमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती। ये इसके क्रिटिसिज्म थे। फिर टाइप्स ऑफ द डेमोक्रेसी, ये भी पढ़ा हमने, डायरेक्ट होती है, रिप्रेजेंटेटिव होती है और पार्टिसिपेटरी। रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स इन द डूअर के अंदर स्पोर्ट ये है। Concept in the education implies that the sports engage the students actively in the physical learning, teamwork and discipline. Aims of the sensory materials, aims जो है ना इसके वो है कि enhance करना children sensory experience को, improve focus, develop the fine motor skills and encourage the exploration. Features of the essentialism, ये जो फोकस करता है कोर सब्जेक्ट्स के ऊपर, स्ट्रक्चर लेसन के ऊपर एंड ट्रांसमिशन ऑफ द एसेंशियल नॉलेज एंड स्किल्स ऑफन इन द ट्रेडिशनल सेटिंग। अब ये भी रिपीट है। डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ये भी हमने पढ़ा। पॉपुलर डेमोक्रेसी क्या होती है? पॉपुलर डेमोक्रेसी रेफरेंस टू अ सिस्टम वेयर द सिटीजन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। और जो ट्रांसैक्शनल मेथड होता है, ये इज एन अप्रोच वेयर द कम्युनिकेशन एंड लर्निंग अकर थ्रू द म्यूचुअल एक्सचेंज, मतलब दोनों तरफ से एक्सचेंज होगा बिटवीन द टीचर एंड लर्नर। टीचर तो जो मतलब सिखाने वाला और लर्नर जो सीख रहा है, उन दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन होगी ना वो म्यूचुअल होगी, दोनों की तरफ से होगी। रेफरेंट पावर क्या होती है? रेफरेंट पावर इज द इन्फ्लुएंस अ पर्सन हैज ओवर द अदर्स बिकॉज ऑफ देयर एडमायर्ड क्वालिटीज, कैरिज्मा और अ पर्सनल ट्रेट्स। How the TQM is important for the continuous organizational improvements. TQM बोलते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जो कि इंश्योर करती है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट बाय इन्वॉल्विंग ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ इनहेंसिंग द क्वालिटी। ये कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे समझ लो कि स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके अंदर जितने भी टॉप लेवल टीचर्स, मिडिल या फिर बॉटम पे जो मतलब कि फ्रंट पे होते हैं, वो सारे अपने पॉइंट ऑफ व्यू देंगे और सभी इन्वॉल्व होंगे। तब उसका फ़ायदा ये होगा कि क्वालिटी इंप्रूव होगी, एफिशिएंसी आएगी और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होगी। यहाँ पे कस्टमर किसी और ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल ले रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। कोई कंपनी रन करना, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है और उसमें भी डिपार्टमेंट बने होते हैं और एक हायरार्की सिस्टम होता है, टॉप टू बॉटम लेवल्स बने होते हैं, मैनेजर्स, मिडिल वाले भी, टॉप वाले भी और फ्रंट पे भी। टाइप्स ऑफ द कन्फ्लिक्ट्स, कन्फ्लिक्ट वैसे तनाज़े को बोलते हैं। उसकी जो टाइप्स होती है, इंटरपर्सनल होता है, एक इंट्रापर्सनल होता है, ऑर्गेनाइजेशनल और टास्क रिलेटेड कन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है। टीम स्टेजेस कौन से होते हैं? एक फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजॉर्निंग। अच्छा, इनका थोड़ा सा सबका अलग अलग से ना डिफरेंस पढ़ लो क्योंकि ये पेपर में आता है अक्सर और सबका अपना अपना मतलब डेफिनेशन आनी चाहिए। ऑप्शन भी तो बन सकते हैं ना। देखो, जो फॉर्मिंग होते हैं ना, टीम मीट्स एंड स्टार्ट्स अंडरस्टैंड द टास्क एंड ईच अदर। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, वो फॉर्मिंग होता है। जो स्टॉर्मिंग होता है ना, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट अराइज होता है और डिसएग्रीमेंट हैपन एज अ रोल आर बीइंग डिफाइंड। जैसे रोल को हम सेटअप कर देते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और टीम भी सेट हो जाती है, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं। नॉर्मिंग जो होता है ना, टीम मेंबर स्टार्ट वर्किंग टुगेदर विद बेटर अंडरस्टैंडिंग। और परफॉर्मिंग होता है टीम वर्कर्स स्मूथली एंड एफिशिएंटली towards the goals। and adjourning होती है ना, team completes the task and may separate or end of the project। ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखना और सबका अपना अपना जो डेफिनेशन है वो भी याद रखना। Why is the reward important? रिवॉर्ड इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मोटिवेट करता है इंडिविजुअल्स को, रेनफोर्स को, पॉजिटिव बिहेवियर एंड एक्नॉलेजिंग द अकम्पलिशमेंट। ठीक है। बेसिकली जैसे रिवॉर्ड मिले तो लोग फिर ज़्यादा वो वाला एक्शन दोहराते हैं क्योंकि उनको पता है इससे हमें रिवॉर्ड मिलेगा। एक्सप्लेन द रूब्रिक एंड इट्स एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन मैंने देखा है ऐसे पास्ट में भी। वैसे ये सारे क्वेश्चन पास्ट में आ चुके हैं, वो तो जब आप पेपर करने जाएंगे फिर आपको अंदाजा होगा कि ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट थी। अ रूब्रिक इज अ टूल यूज्ड फॉर द असेसिंग द स्टूडेंट वर्क बेस्ड ऑन द
redefine criteria, often including the categories like the quality, clarity and completeness. अच्छा, ये वाला कंप्लीट नहीं है, इसको फिर हम जीपीटी से देख लेते हैं, क्योंकि इन्होंने पूछा है इनके एलिमेंट्स भी बताने हैं और इसको एक्सप्लेन भी करना है। Not in tabular form, मतलब टेबल की जरूरत नहीं है यहाँ पे हमें। जो रूब्रिक होता है ना, ये स्कोरिंग गाइड होती है, यूज्ड टू इवैल्यूएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस, मतलब स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए एक समझने के एक स्केल होता है जिसको रूब्रिक बोलते हैं। और असाइनमेंट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया, इट हैज बोथ टीचर एंड स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट द एक्सपीरियंस, हाउ वर्क विल बी जज्ड। और ये सिर्फ टीचर स्टूडेंट का नहीं होता, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई अगर सिखा रहा है और कोई सीख रहा है तो उन दोनों के रिलेशन में ये रूब्रिक वाली चीज़ हम डिफाइन कर सकते हैं। इसके जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो क्राइटेरिया होते हैं, लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस होते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच लेवल होता है एंड स्कोर्स एंड पॉइंट्स होते हैं। ये इसके एलिमेंट है, तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा बेहतर है। लिमिटेशन ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में लिमिट, इससे हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो कम हो जाती है, इनकरेज गेसिंग भी, एंड मे नॉट फुली असेस द कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ द हायर ऑर्डर थिंकिंग। नेक्स्ट वन है व्हाई द रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स टाइप इज बेटर देन द सिलेक्शन टाइप। जो रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स टाइप होती है ना, वो रिक्वायर करती है स्टूडेंट टू जनरेट द स्पेसिफिक एंड थॉटफुल आंसर्स, जो रिड्यूसिंग गेस वर्क कंपेयर टू द सिलेक्शन टाइप्स। वैसे इसको हम जीपीटी से देखते हैं, वो ज़्यादा क्लियर कर देगा ये वाला पॉइंट, ताकि आपको एग्जाम तक याद भी रहे। वैसे बेहतर ये कि पहले आप ये सब्जेक्टिव वाली फाइल रीड कर लें और उसके बाद फिर लेक्चर्स लें या फिर नोट्स की तरफ जाएं। इसका ये फायदा होगा, जब आप ये वाले क्वेश्चन वहाँ पे देखेंगे नोट्स में, फिर ज़्यादा डिटेल के साथ पढ़ेंगे और उसको सीरियस लेंगे। देखिए, जो रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स टाइप होती है ना, ये शॉर्ट रिटन आंसर्स होते हैं और इज ऑफन कंसिडर्ड द बेटर देन द सिलेक्शन टाइप। और सिलेक्शन टाइप जैसे कि एमसीक्यूज हो गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इन सम सिचुएशन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। मतलब कि जो फर्स्ट वन है ना, शॉर्ट आंसर राइटिंग, इसको ज़्यादा बेटर समझा जाता है एमसीक्यूज के नस्बत। उसके रीज़न ये बता रहे हैं कि टेस्ट अंडरस्टैंडिंग, नॉट गैसिंग होता है इसमें, और इनकरेजेज क्रिटिकल थिंकिंग, लेस चांस ऑफ द गैसिंग एंड शो द डेप्थ ऑफ द नॉलेज एंड इम्प्रूव द कम्युनिकेशन स्किल्स। और ये इसकी एग्जाम्पल भी दी है कि सिलेक्शन टाइप में व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, और रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स के अंदर नेम द कैपिटल ऑफ फ्रांस। अब देखो ना, इसमें क्लियर कर दिया कि यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल गए तो हम ज़्यादा सोचेंगे नहीं और हमारी क्रिटिकल थिंकिंग जो होगी वो कम हो जाएगी। यहाँ पे पूरा दिमाग के ऊपर जोर पड़ेगा और पता चलेगा। राइट आइटम्स इन द सीसीटी, क्रिटिकल थिंकिंग टेस्ट को बोलते हैं सीसीटी। आइटम्स यूजुअली आस्क द स्टूडेंट टू एनालाइज, इवेल्युएट इनर कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट मैंने 10 पेजेस करवा दिए और बाकी आप खुद कर लेना। वैसे ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना और फिर मैं ये फाइल आपको शेयर कर दूंगी। वैसे मुझे लगता है ये आपको फाइल खुद भी मिल सकती है क्योंकि पब्लिक फाइल है और सभी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सर्कुलेट कर रही है ये फाइल। फिर भी अगर ना मिले तो मैं अरेंज कर दूंगी, ठीक है। वैसे तकरीबन वही वाले क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये देखिए ना, वही वाले क्वेश्चन है जो मैंने पहले ऊपर करवा दिए। अगर फाइल नहीं भी मिलती तो मैं ये स्क्रॉल अप कर रही हूँ, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, आपके पास नोट्स अरेंज हो जाएंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर करना। Thanks for watching. All the best.